ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक जेफिट कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ जेफिट। तो उसको मैंने 3 स्टेप्स से समझाया था। आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम जेफिट की वर्किंग को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करके दिखाया था आपको, कैसे हम ड्रेन कर्व और ट्रांसफ़र कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं। फिर हमने ये भी बताया था उसमें कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 रीजन्स हम लोग शो करते हैं। एक को कहते हैं ओमिक रीजन या ट्रायोड रीजन, एक को कहते हैं जहाँ पे करंट सैचुरेट कर जाती है, कांस्टेंट लाइन मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और एक जहाँ पर करंट नहीं मिलती है या एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, उस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर्स पे कि जेफिट का इक्वेशन, जेफिट में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इनिशियली आपको बताया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज के बेसिस पे करंट कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग शॉकलीज इक्वेशन कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, शॉकली इक्वेशन डायोड में भी आया था और उसको डायोड करंट इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि डायोड में पढ़ा था। यहाँ पर ड्रेन कर आईडी ड्रेन करंट है, ठीक है। तो ये शॉकली तो साइंटिस्ट हैं। एक बार उन्होंने जंक्शन डायोड पे काम किया तो वहाँ पे भी अपने नाम पर एक इक्वेशन दे दी थी जिसको डायोड करंट इक्वेशन या शॉकली इक्वेशन कहते हैं। वहाँ पे वो क्या था, आई डी इक्वल टू आई एस या आई नॉट ब्रैकेट में 1 ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी -1, ठीक है। यहाँ पर जो शॉकली इक्वेशन है वो कैसे दिया जाता है, उन्होंने कैसे दिया, आई डी इक्वल टू आई डी एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए कि IDSS और VP ये तो कांस्टेंट होते हैं किसी भी फेट के लिए। IDSS और VP कांस्टेंट होते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब ये पहले से जानकारी होती है कि कितने वोल्टेज पर जाकर पिंच ऑफ की कंडीशन अकर हो जाएगी, VGS के किस मान पे, इसको VGS ऑफ भी कहते हैं। और IDSS क्या है, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एट VGS इज इक्वल टू 0। VGS बराबर 0 पे जो अधिकतम करंट बहती है, सबसे ऊपर वाला ग्राफ याद करिए ड्रेन कर्व में, उसे हम लोग IDSS कहते हैं। तो IDSS और VP तो कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या, VGS। अब VGS को आप कभी -1 रखिए, -2 करिए, -1.5 करिए, -2.5 करिए, -0.5 करिए, तो उससे हम ड्रेन करंट को बता सकते हैं कि वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ड्रेन करंट और VGS के बीच में पैराबोलिक रिलेशन होता है, क्योंकि कोई इसको ध्यान से देखेगा तो ये y बराबर समथिंग कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक नेचर इसका आता है। और सेम चीज मैंने आपको ट्रांसफर कर्व में भी बताया था कि ये जो नेचर आ रहा था, लास्ट लेक्चर में जाइएगा, इस तरह का जो नेचर आ रहा था, ये जो नेचर आता है ये पैराबोलिक होता है। और उसमें एक्सिस क्या क्या थे, वाई एक्सिस क्या थी, ड्रेन करंट, एक्स एक्सिस क्या था, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वाई एक्सिस क्या है, ड्रेन करंट, एक्स एक्सिस क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे मैं पैरामीटर हेडिंग डाल देता हूँ, पैरामीटर्स। तो हमारे बेसिकली जेफिट में हम लोग 3 पैरामीटर्स, मेनली हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको ड्रेन रेजिस्टेंस जो कि डायनेमिक नेचर का होता है, एक होता है ट्रांस कंडक्टेंस, और एक होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर अभी इस बोर्ड में अभी नहीं आ पाया, अभी मैं रब करके यहाँ पे बताऊंगा। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ड्रेन रेजिस्टेंस को स्मॉल RD से डिनोट करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस को GM से डिनोट करते हैं, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, ठीक है। तो इन दोनों को पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर पे आते हैं। तो ड्रेन रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर का मतलब है चेंज, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज चेंज चेंज। तो आउटपुट में चेंज अपॉन इनपुट का चेंज, आउटपुट में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में क्या बदलाव है विथ रिस्पेक्ट टू
ड्रेन करंट में क्या बदलाव है, ठीक है। चेंज इन VDS अपॉन चेंज इन ID, ठीक है, एट अ गिवन VGS, किसी VGS, किसी पर्टिकुलर VGS की बात हो रही है, ठीक है। जैसे -2 की बात हो रही है, -2 VGS पर आउटपुट के VDS और आउटपुट के ID में क्या चेंजेस हैं, उनका जो रेशियो है उसी को हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जब रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो एडमिटेंस कहलाता है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग एडमिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल एडमिटेंस Y0 1/RD। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज द चेंज इन ड्रेन करंट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर ए गिवन VDS, ठीक है। हिंदी में GM किसका अनुपात होता है? ये ड्रेन करंट में बदलाव अपॉन गेट टू सोर्स वोल्टेज का बदलाव फॉर अ गिवन किसी दिए गए VDS पर। ये इसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस आपको पता है ना, I/V, I/V, I/V। तो ये देखो I/V। रेजिस्टेंस पता है V/I, तो रेजिस्टेंस कितना है V/I। क्योंकि हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं, चेंज की बात करें तो हर जगह डेल्टा डेल्टा लग गया। और छोटे लेवल पे अगर आ जाते हैं तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिफ्रेंशिएशन में, अगर हम और स्मॉलर लेवल पे आते जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर चेंजेस पे आते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेट अस राइट इट इन द वेरी स्मॉलर मैनर, कि अगर हम डिफरेंशियल पार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि DID अपॉन DVGS, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS को DID अपॉन DVGS लिखा जा सकता है जब हम डिफरेंशियल बहुत ही छोटे लेवल पे बात करेंगे तो, फॉर ए गिवन VDS। अब क्या करें, इस इक्वेशन को VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबको डिफरेंशिएशन आता है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये मिल जाएगा 1 - VGS अपॉन VP का स्क्वायर है, 2 का टर्म यहाँ आ जाएगा, s के पावर n क्या होता है? NXN-1, तो 2 NXN-1, n-1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। और फिर से इतने पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे VGS के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -1 अपॉन VGS अपॉन VP का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन VP, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे VP पे मॉड लगा देंगे कि हम केवल मैग्नीट्यूड की यदि बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि GM इज इक्वल टू 2 IDSS अपॉन मॉड ऑफ VP 1 - VGS अपॉन VP। यहाँ तक क्लियर सबको? 2 IDSS अपॉन मॉड ऑफ VP को अगर हम लोग GM0 मान लें, ठीक है, सपोज करें, तो हम GM का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? GM इज इक्वल टू GM0 ब्रैकेट में 1 - VGS अपॉन VP, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अगर हम इक्वेशन नंबर A में 1 - VGS अपॉन VP अलग से निकाल लें और बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दें, तो 1 - VGS अपॉन VP कितना हो जाएगा? अंडर रूट में ID अपॉन IDSS, तो अंडर रूट में ID अपॉन IDSS, ठीक है। अब इसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें और GM0 की जो वैल्यू थी वो भी पुट कर दें, तो ये क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन मॉड ऑफ VP अंडर रूट में ID इंटू IDSS। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन में ट्रांस कंडक्टेंस भी है, पिंच ऑफ वोल्टेज भी है, एक इंस्टेंटेनियस ड्रेन करंट भी है और ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट भी है, IDSS भी है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक। अब हम लोग आते हैं थर्ड पैरामीटर पे जिसको कहते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो मैं पहला वाला पैरामीटर मिटा रहा हूँ, इतना आई थिंक सफिशियंट होगा। तो थर्ड पैरामीटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग यूजुअली गेन भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेन। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है? वोल्टेज गेन, ठीक। तो थर्ड पैरामीटर है, थर्ड यहां लिख रहा हूं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से, ठीक है। इसी को हम लोग गेन भी बोलते हैं, गेन, या फिर वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं, ठीक। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्मुलाइज कर सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू इट इज चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज।
ये होता है म्यू, ठीक है, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, तो डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस। अब हम क्या चाहते हैं, हम म्यू जीएम और जो पहला वाला पैरामीटर था आरडी उसको आपस में रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। किसको? म्यू जीएम और जो पहला पैरामीटर था आरडी। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसे रिलेशन लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है, इसको क्वेश्चन नंबर ये 4 था, इसको 5 कह लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 5 से डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा वीजीएस कह सकते हैं, लिखा हुआ है डेल्टा वीजीएस और डेल्टा वीजीएस यहाँ पे है। आप एक काम करिए, ऊपर और नीचे दोनों में डेल्टा आईडी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार डिवाइड कर दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी इंटू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ नहीं किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा आईडी का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी, लाइक डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस, यहां लिखा है देखिए, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जीएम। तो हम इतने राइट हैंड साइड में इसको क्या लिख सकते हैं, जीएम, ठीक है। और म्यू ऑलरेडी है, और फर्स्ट पैरामीटर से आप थोड़ा सा रिवर्स में आइए, थोड़ा शुरुआत के फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या था, डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी को हम कह रहे थे आरडी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू आरडी इंटू जीएम या म्यू इज इक्वल टू जीएम इंटू आरडी, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, फॉर रिलेशन बिटवीन एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ट्रांस कंडक्टेंस एंड ड्रेन रेजिस्टेंस। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यहां पर फोकस करिए, म्यू इज इक्वल टू जीएम इंटू आरडी, मतलब एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस इंटू ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एफईटी के जितने पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों हमने आपको बता दिया, और साथ साथ ये भी बता दिया कि इनमें क्या रिलेशन होता है। रिलेशन इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू जीएम इंटू आरडी। अगर मान लें कि इसमें कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछे तो आप इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी पुटअप करूं, यहाँ पर दूं आपको। अदरवाइज आप इन फॉर्मूले में अगर ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखेंगे तो अगर क्वेश्चन कोई भी आएगा इन्हीं फॉर्मूले पे आएगा, अगर जेफेट से आता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जेफेट हमारा कंप्लीट होता है। पी चैनल जेफेट एन चैनल जेफेट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें करंट की डायरेक्शन अलग हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है, उसमें मटेरियल की पोजीशन चेंज हो जाता है, उसमें पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू जो कि अभी एन चैनल में नेगेटिव थी उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब ऑल द थिंग्स जस्ट रिवर्स्ड, जब सब कुछ जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेकिन फंक्शनिंग वही होती है। वैसे ही आप VGS को जीरो करेंगे, वैसे ही आप VDS को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वैसे ही शुरुआत में ओम्स लॉ फॉलो होगा, वैसे ही करंट सैचुरेट कर जाएगी, ये सारा प्रोसेस उसमें होगा, बस मटेरियल की पोजीशन, करंट की डायरेक्शन, ये सब जो माइनर चेंजेस हैं ये अकर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जितने रिलेशंस हैं ये सभी रिलेशंस हमारे पी चैनल जेफेट में के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।